फैसला जेएमएम नेतृत्व करेगा। खरसावा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया कि बीजेपी फिजूल की बातें करती है, पर जेएमएम में कोई भी फैसला संगठन ही करता है। उन्होंने जमशेदपुर के प्रत्याशी का ऐलान जल्द करने की बात कही है। 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन उन्होंने खरसावा में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अगर गिरती है तो क्या मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा? अब उन्हीं लोग से हमारा सरकार उन्हीं लोग को पूछ के तो नहीं बनता है ना। हमारा संगठन है, पार्टी है। अब पार्टी जिसको नेतृत्व देगा उसी में नेतृत्व करता है। हमारा महागठबंधन भी है। ये बेफाजिल बात ये सब, हम ये सब का कोई जवाब नहीं देते। हमारा जब राज्य सरकार चल रही है, हमारे विधानसभा से हम लोग भेज दिया पास कर, राज्यपाल क्या रूप किया है, भाजपा का इशारा। हमारा सरना धर्म कोड भी वहां पर है। हमारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण भी, उससे हम लोग पीछे। वहीं झारखंड से कांग्रेस की 3 प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। कांग्रेस की ओर से जारी ताजा लिस्ट में महगामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से उम्मीदवार बनाया गया। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे से होगा, जबकि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी चतरा से उम्मीदवार होंगे। वहीं उनकी भिड़ंत बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह से होगी। धनबाद से कांग्रेस ने पार्टी विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो से 2-2 हाथ करेंगी। फिलहाल रांची सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। चतरा सीट नहीं मिलने पर आरजेडी खेमे में मायूसी है। सामने जो रिजल्ट आया कि कांग्रेस पार्टी वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी है, तो लगता है ये अलग कमान का निर्णय है और हम लोग केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसी को मानते हैं, वही स्वागत योग्य है। क्योंकि यहाँ जब भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम लोग 2 सीट पे लड़ेंगे। जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है कि चतरा से कांग्रेस अपना प्रत्याशी दी है, तो ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का निर्णय है, ये स्वागत योग्य है। जो निर्णय है उसके अनुसार हम लोग का अब एक ही मकसद रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में झारखंड से भगाना है। होता है कौन ज्यादा सीट ग्रैब करे। इन्होंने कहा था 100% अलायंस का एक उम्मीदवार ही उतरेगा, और अब देखिए जो स्थितियां चतरा में और पलामू में उत्पन्न हो रही है, वहाँ तो फ्रेंडली फाइट हो रहा है। और फ्रेंडली फाइट इलेक्शन में कुछ नहीं होता, चुनाव तो चुनाव होता है साहब ना। आप एक दूसरे के वोट को काटते नजर आते हैं। तो ये सारा इनका जो बनाया हुआ किला था ना, वो धाराशायी हो गया। और गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने पर जमकर जश्न मनाया गया। महगामा के बसवा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे छोड़े और खुशी जाहिर की है। दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में नारेबाजी की गई। कांग्रेस की ओर से जारी सूची में दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस समर्थकों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है। माहौल बनाया गया है दुबे जी के द्वारा, जो प्रत्याशी है भाजपा के, उनके द्वारा जो माहौल बनाया गया वो माहौल नहीं है। ठीक है, पहली बात है, माहौल बनाना ये गलत चीज है। माहौल तो हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। ऐसे कोई भी कार्यकर्ता आज के डेट में कैंडिडेट का दावेदारी कर सकता है। और जहाँ तक बात रहा कि कैंडिडेट का, तो माननीय विधायक को टिकट मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या 100% करते हैं कि दुबे जी जितना सोचे नहीं होंगे उतना वोट से हराया। वहीं गोड्डा से पूर्व कांग्रेस सांसद फुरकान अंसारी को टिकट नहीं मिलने पर बेटे इरफान अंसारी का दर्द छलक उठा है। दरअसल फुरकान अंसारी भी गोड्डा से टिकट की रेस में थे, पर कांग्रेस ने विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट थमा दिया। यही नहीं, झारखंड से किसी भी अल्पसंख्यक नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसी पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी से पुनः विचार करने की मांग करेंगे। जब वो जीतने की बारी आई तो अपने टिकट उनको नहीं मिला, इसका अफसोस है। आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, 18% अक़लियत, और जिनका आबादी बहुत कम है, 2%, 1%, 3%, वो टिकट ले रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर अक़लियत को टिकट मिलेगा तो अदर कास्ट वोट नहीं करेंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि
अदर कास्ट को अकलियत वोट करेगा? ये कौन सा पाठ पढ़ाया गया आला कमान को? वहीं जेएमएम सांसद महुआ माझी ने बीजेपी पर हमला करते हुए परिवार को तोड़ने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन के 2 नेता सीता सोरेन और गीता कोड़ा को तोड़कर अलग कर दिया। दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही कुछ हुआ, पर इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। भाजपा येन केन प्रकारेण वो इस तरह से तोड़ रही है पार्टियों को। हमारे सिंहभूम में भी आपने देखा कि गीता कोड़ा जी को, जबकि वहाँ पर हमारे 5 विधानसभा के माने जीतते हुए एमएलएज हैं, उस क्षेत्र से उन्हें जिताया गया, उसे भी भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भाजपा को फायदा होगा, नुकसान ही होगा। वहीं साहिबगंज में जेएमएम की केंद्रीय समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम की ओर से दिए गए बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। नजरुल इस्लाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी 400 सीट पार नहीं करेगी, बल्कि पीएम मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाएगा। उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाएगा। और सिंहभूम की बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया है। उन्होंने सरायकेला के राजनगर प्रखंड में डूब क्षेत्र का दौरा किया। गुलैया गांव के ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ढोल नगाड़े के साथ उनका अभिवादन किया गया। ग्रामीणों ने उनसे चुनाव जीतने पर गांव में जल्द से जल्द डैम बनवाने की अपील की है। गीता कोड़ा ने कहा कि वो उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। जा ही रहे हैं तो कई गांव में जो डूब क्षेत्र की जो समस्या है, जो लगातार कई वर्षों से बनी हुई है, वो मामले आ रहे हैं। आज यहाँ के लोगों को जो मोदी जी जो योजनाएं दे रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को शौचालय नहीं मिल रहा है। इससे साफ दिखता है कि इस क्षेत्र के लोग सिर्फ डूब क्षेत्र के नाम पर कितने बुरी तरह से ये लोग प्रभावित है, वंचित हैं। हम लोग यहाँ पर 30 साल से जेएमएम सरकार को देख रहे हैं। यहाँ पर कई सरकार आए गया इससे, लेकिन हम लोग को 30 साल तक हम लोग को चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी जो फिलहाल है, वो हम लोग को धोखा देते हुए आ रहा है। 30 साल तक डैम का नाम में हम लोग के साथ में चल चपट किया है। गांव वाले यही चाहते हैं कि यहाँ हम लोग वर्तमान राज्य सरकार चंपाई सोरेन जी आज नहीं 30 साल से आदमी को ठगते आ रहा है, छल करते आ रहा है, यहाँ का पब्लिक को खाली भ्रमित करके रखा है, डैम नहीं बनेगा। दौरा के दरमियान में जिस तरह गांव के लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिस तरह गांव के लोग इस दौरा में सम्मिलित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे प्रतीत होता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में 2024 का जो 13 मई को सिंहभूम से 100% नहीं 500% यहाँ से आपका गीता कोड़ा चुनाव जीत रही है। और अगली खबर सरायकेला से, जहां मोहनपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के काफिले पर हमले की जांच काफी तेज हो गई है। दक्षिण छोटा नागपुर के आईजी अखिलेश झा ने गम्हरिया के मोहनपुर में ग्रामीणों से पूछताछ की। दरअसल रविवार को चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को रोक दिया गया था। ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी और इस घटना के कई घंटे बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस संबंध में अभी कुछ मैं बता नहीं सकता हूं, जांच अभी जारी है। थैंक यू। इस संबंध में मैं कुछ बोल नहीं सकता। और राजधानी रांची के 4 ठिकानों पर लैंड स्कैम को लेकर चली 13 घंटे लंबी छापेमारी देर शाम खत्म हो गई। इस दौरान ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की और जमीन कारोबारी विपिन सिंह को हिरासत में ले लिया। दोनों को बयान दर्ज कराने के बाद ईडी दफ्तर ले जाया गया। 4 ठिकानों पर पड़े रेड में ईडी ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। कहा जा रहा है कि लैंड स्कैम में ईडी की ओर से गिरफ्तार मोहम्मद सद्दाम ने चारों का नाम लिया था और इसी आधार पर चारों के ठिकाने पर छापेमारी की गई।
करीब 13 घंटों से चल रही 4 लोकेशन पर ईडी की रेड जो है वो खत्म हो गई है। वहीं ईडी के द्वारा फिलहाल अभी जो टीम है वो ईडी की टीम अंतु तिर्की के आवास से निकली है और यहां से ईडी के दफ्तर गई है। बता दें कि अंतु तिर्की को भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपने साथ ले गए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार जो अंतु तिर्की का है स्टेटमेंट लिया जाना है, हो सकता है उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाए, लेकिन फिलहाल अंतु तिर्की को अपने साथ डिटेन कर जो ईडी की टीम है वो ईडी के दफ्तर ले गई है। अब देखना होगा इस मामले में क्या कुछ जो पहलू है, जो जानकारियां हैं वो किस तरह से सामने आती हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज 4 लोकेशन पर ईडी की टीम के द्वारा जो है वो छापेमारी की गई थी। एक साथ 4 लोकेशन पर जो छापेमारी की गई थी उसमें प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, राजेश कुशवाहा और अंतु तिर्की का नाम शामिल था। अंतु तिर्की जो एक जेएमएम के नेता भी हैं, उनके आवास पर यह छापेमारी हुई थी। ठीक आपको बता दें कि जो जेएमएम का जो पुराना दफ्तर है जो उसी के ठीक बगल में जो है अंतु तिर्की का आवास है बरियातू तेतर टोली में, और वहीं पर ये टीम जो है सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर पहुंची थी और फिर करीब 13 घंटों की छापेमारी के बाद फिलहाल टीम यहाँ से निकली है। लेकिन अंतु तिर्की को भी अपने साथ लैंडस्केप मामले में अपने साथ लेकर ईडी दफ्तर की ओर रवाना हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य आगे सामने आ पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आपको NACS के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स की ओर से बिहार और झारखंड के उन छात्रों के नाम जारी किए गए हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। और देखिए इसमें से कुल मिलाकर 22 छात्रों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। NACS का जलवा यूपीएससी में। और देखिए सबसे पहले रैंक वाइज आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नाम है, अलग अलग जिला है। सौरभ शर्मा 23वां रैंक गोपालगंज जिला से ही आते हैं। सूरज कुमार हैं जिनको 294 रैंक मिले हैं, अररिया से हैं। अंकुर कुमार 344 पटना जिला। उत्कर्ष रॉय 525 रैंक। और ये भी अलग अलग जो बिहार झारखंड के जितने भी छात्र जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं, उनका जिला हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये देश की सर्वोच्च परीक्षा है, बहुत ही कठिन परीक्षा है और इसे पास करने में जाहिर सी बात है बहुत कड़ी मेहनत भी लगती है। और ये सभी बिहार झारखंड के जो छात्र हैं इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। और जमशेदपुर की मानगो की रहने वाली स्वाति शर्मा ने यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद से स्वाति के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्वाति और उनके पूरे परिवार से बातचीत की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। यूपीएससी एग्जाम में पूरे देश में 7वें रैंक लाकर जमशेदपुर शहर का नाम रोशन किया है जमशेदपुर शहर की बेटी ने। और साफ तौर पर मैं उनसे बात करूंगा। पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है, पूरे देश में आज आपकी चर्चा है, जमशेदपुर का नाम भी रोशन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी रैंक है, उसके बाद फिर 2-3 बार कंफर्म करने के बाद हाँ मेरी रैंक है, तो काफी अच्छा लग रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है? मेहनत तो आपका है मगर मोटिवेशन तो कई लोग देते हैं, जैसे मम्मी पापा सबसे पहले आते हैं, उसके बाद बाकी फ्रेंड्स, टीचर्स, ऐसे कई सारे लोग हैं जो जुड़ते गए प्रिपरेशन में और साथ देते गए। आखिर बचपन से आपने क्या सोचा था और कैसे ये इस लाइन में आपने मूवमेंट किया? बचपन से लॉ करने का मेरा सपना था। उसके बाद फिर स्कूल में आने के बाद इस एग्जाम के बारे में पता चला टीचर्स के थ्रू, तो फिर उसके बाद इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने कभी अपने बेटे बेटी में भेद नहीं किया, दोनों को बराबर ही दिया दर्जा। इसने बोला पढ़ने के लिए, मैंने बोला कि हाँ जो चाहो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे जैसी सपोर्ट हो, तो मैं बेटे बेटी में भेद नहीं करती। अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी भी है कि हमारे घर का नाम रोशन हो गया। आपको लगता था कभी आपकी बेटी IAS बन जाएगी? हाँ, मुझे ये चीज था, मेरी बेटी की जो लगन और मेहनत हम देखा करते थे, इससे हमें जरूर प्रतिभा होता था कि हाँ एक न एक दिन मेरी बेटी IAS बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।